हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को राम राम। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर, जिसमें आपने ये देखा होगा कि बहुत से चर्चा में ये चीज़ें चल रही हैं कि आखिर भारत ने आपके एलन मस्क से साथ क्यों समझौता किया इस हमारे जो है एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। या एक सवाल ये भी आ रहा है, क्या हमारे भारत के पास ये सुविधा नहीं थी जो हम सीधे एलन मस्क के पास गए, स्पेस एक्स के थ्रू अपना हमने क्या किया, लॉन्चिंग कराई। इसके पीछे बहुत सारे आपके फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखो, सिंपल से हमारी बात है। पहले ये हम लाइन एक पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है इस समय। ISRO successfully launched satellite GSAT-20 on SpaceX Falcon 9। अब पहले ये जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें क्या हैं। ठीक है, बेसिक से समझेंगे और एकदम देसी भाषा में, आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं इसरो के बारे में कुछ बातें जान समझते हैं। इसरो का फुल फॉर्म सभी को पता है, इसे इसरो भी कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके पहले क्या सर ये एग्जिस्ट करता था? हाँ सर, करता था, लेकिन इसका नाम अलग था। उस समय के जो प्रधानमंत्री जी थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, वो आपके विक्रम साराभाई जी के रिकमेंडेशन पे इन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर रिसर्च। ठीक है, स्पेस रिसर्च के नाम से, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से एक इन्होंने स्थापना की थी। और ये 1962 में इन्होंने स्थापना की थी। बाद में इसी का नाम ये इसरो बदल गया। ठीक है, इसरो, जिसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम आगे बढ़े कि सर ये तो इसरो का समझ में आ गया, अब ये बताओ सर सैटेलाइट G20 क्या है? सैटेलाइट G20 एक ऐसा सैटेलाइट है, सैटेलाइट G20 एक ऐसा सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट G20 जो ये आप देख रहे हो, ये एक ऐसा सैटेलाइट है बेटा जिसका अन्य नाम भी है। क्या सर, अन्य नाम बता दो क्या है? GSAT-N2 नाम इसका अन्य नाम है। ये भी आप याद रख लें, इसको हम अन्य नाम कहते हैं, GSAT-N2 के नाम से भी जानते हैं। तो सर ये बताओ, ये क्यों इसको भेजने की बात हो रही है? मुद्दा तो ये है, देखो भाई, इसका काम क्या है? हमारे जो इनसाइड, अगर हम देखें इनसाइड नेट की बात, किसमें सर? फ्लाइट में। फ्लाइट में इनसाइड नेट की जो बातें हैं उसके लिए सर इसको भेजा जा रहा है। दूसरी चीज सर, रिमोट एरियाज में आपकी क्या हो, इंटरनेट प्रोवाइड कर सके हम। रिमोट एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर सके हम, ये वहां पे भी ये देखने को मिल रही है। तो सर इसका क्या पीछे का लॉजिक है भाई? इनसाइड नेट फ्लाइट क्या है सर? ये जब हम जहाज में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, हम देखा होगा कि हम सब क्या करते हैं, हमारा नेट नहीं चलता। ठीक है, उसको पूरी तरीके से बैन बंद रहता है वो। ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से क्या होगा, हम इनसाइड फ्लाइट आपके ये चीजें चला सकते हैं। इन नेट की सुविधा हम फ्लाइट में दे सकते हैं, वाईफाई के माध्यम से हम ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। वहीं जो रिमोट एरियाज में जहां आज भी इंटरनेट नहीं हम पहुंचा सके हैं, वो इस GSAT-20, जिसे हम GSAT-N2 के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से भी ये हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पीछे का उद्देश्य यही है। ये कितने साल तक आपके वहां इसका टारगेट है सर? ये 14 साल तक रहेगा सर, ये 14 ईयर्स तक ये रहेगा। ठीक है, इसके लॉन्च करने में सर कितना खर्चा आया है? लगभग बेटा इसको लॉन्च करने में खर्चा आया है 60 से 70 मिलियन डॉलर। 60 से 70 मिलियन डॉलर का खर्चा आया इसको लॉन्च करने में। अब आता है मुद्दा हमारा। ये तो हम समझ गए कि सर क्यों ये किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे पे आएंगे। लेकिन पहले एक पॉइंट और समझते हैं कि सर इनसाइड नेट फ्लाइट, क्या सर हमारा प्लेन जैसे ही उड़ेगा हम नेट चलाना शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ठीक है, ये फ्लाइट अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लाइट अथॉरिटी ये कहती है जब तक प्लेन हमारा बेटा ये आपका 3000 मीटर ऊपर नहीं होगा, 3000 मीटर ऊपर नहीं होगा, तब तक आप नेट की सुविधा नहीं प्रदान कर सकते, आपका वाईफाई नहीं चलाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके बड़े काम आएंगे। अब बात आता है कि सर ये बताओ, GSAT-N2 को लॉन्च करने में किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
एलन मस्क की जो आपकी स्पेस एजेंसी है, जिसका ये किसकी एजेंसी है सर, एलन मस्क की ये एजेंसी है, ठीक है। एलन मस्क की एजेंसी है जिसका मुख्यालय आपको पता है टेस्ला में, अमेरिका के टेस्ला में। ये स्पेस एक्स किसकी है सर, एलन मस्क की एजेंसी है, जो आपके फाल्कन 9 क्या है सर, ये रॉकेट है, फाल्कन 9 के थ्रू इसको भेजा गया। अब मुद्दा ये आता है सर, भारत ने, इसरो ने इतना पैसा खर्च किया, 60 से 70 मिलियन डॉलर। सर ऐसा क्या था कि जो भारत, आपको पता है इसरो के द्वारा जो लॉन्च होती हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफिशियंट होती हैं, ठीक है, लेकिन सर इतना पैसा लगाकर लॉन्च किया गया, इसके पीछे का रीजन था। आइए वो रीजन समझते हैं सर, क्यों ऐसा किया गया। आप जानते हो हमारे पास आपका लॉन्च व्हीकल, अभी तक का जो सबसे भारी लोड उठाने वाला हमारा जो सैटेलाइट है, सॉरी रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल, जिसे लॉन्च व्हीकल के नाम से कहते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसकी लोड इफिशियंस कैपेसिटी है ओनली 4000 केजी, जिसे 4 टन भी आप कह सकते हो। लेकिन जो हमारा जी सैट है, जो हमारा जी सैट है बेटा, जी सैट को हम पूरी तरीके से क्या बोलेंगे सर, जी सैट 20 या जी सैट N2, इसकी जो इफिशियंस, इसका जो वेट था बेटा वो 4700 केजी था। अब बताओ क्या ये पॉसिबल था कि हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेज सके, नहीं भेज सके। तो हमारे इसरो ने किससे संपर्क किया, स्पेस एक्स से संपर्क किया, मतलब एलन मस्क जी से संपर्क किया, और इन्होंने समझौता किया। और आपको पता है, आपके अभी तक के भारत के इतिहास में आपने, अच्छा ये तो सुना होगा कि जर्मनी ने भारत के साथ समझौता किया सैटेलाइट भेजने का, इन्होंने समझौता किया, कई सारे देश भारत से करते थे। लेकिन आज भारत ने अपने कार्यकाल में कॉमर्शियल व्हीकल, जो कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पहली बार किसी देश से संपर्क किया है, और वो भी आपके स्पेस एक्स से संपर्क किया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, कॉमर्शियल सैटेलाइट पहली बार के लिए भारत ने किसी से संपर्क किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 47 किलो वजन। अब इसको ले जाने के लिए कोई तो है, बिल्कुल सर, वो आपका रॉकेट था फाल्कन 9, जो कि स्पेस एक्स का था। अब फाल्कन 9 ने इसको क्या किया, लॉन्च कर दिया, ठीक है, चलो ये सब सही है। तो सर एक बात बताओ, एक बार भारत ने इतना पैसा खर्च कर लिया तो भारत के दिमाग में तो चल रहा होगा, जैसे हम ही लोग अगर कहीं मान लो पैसा खर्च कर दे तो हमारे दिमाग में चलता होगा, यार अगर ये चीज़ अपने पास से रहती तो हम दूसरे की मदद नहीं लेते, इतना किसी की सिफारिश नहीं करते। तो बिल्कुल भारत भी यही कर रहा है, भारत लगा हुआ है। तो उस भारत क्या कर रहा है अभी, भारत के पास न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना रहा है भारत, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसका काम है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं भाई, ये रॉकेट ले जाके, जो आपका रॉकेट क्या करेगा, सैटेलाइट ले जाके उसके कक्ष में छोड़ेगा। तो जो जियो स्टेशनरी आपके ऑर्बिट ट्रांसफर होता है, उसमें आपके ये मदद करेगा। आपका भारत ये बना रहा है, कितना सर, इसकी क्षमता होगी 10,000 किलो की। मतलब आप समझ सकते हो, जहां अभी तक हमारे भारत के पास 4,000 किलो ले जाने की क्षमता है, वहीं अब ये कितनी बढ़ जाएगी, 10,000 किलो की क्षमता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये आप याद रखिएगा, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये था आज का पूरा ये छोटा सा सेशन, जिससे आपको एक छोटे से सेशन में पूरी जानकारी मिल सके इस पूरे आपके टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप साइंस एंड टेक का ये टॉपिक आता है, साथ ही साथ आप कोई भी एग्जाम अगर दोगे आगे आने वाले, आपको पता है आज के डेट में एनवायरमेंट साइंस, साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक, ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार रहिए। डेली 7 बजे आपकी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, आप वहाँ पे जुड़ा करिए, बहुत सी ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू टू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय बाय बेटा, थैंक यू।